Hello student. Currently we are doing a topic from biomolecule, that is carbohydrate. And this topic we are already discussed about different types of carbohydrate and their example. Now we are doing its property. So before explain its property, we go through a very important topic, that is optical activity in organic compound. Optical activity in organic compound से जो मीनिंग हम निकाल के लाएंगे वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को डील करेंगे जो ये बताएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बिहेवियर लाइट के नेचर को भी अफेक्ट करता है। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी दैट मीन्स लाइट रिलेटेड फिनोमिना या और लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसे समझने के लिए कि लाइट को किस तरह से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रभावित करता है, हमको ये जानना पड़ेगा कि लाइट का बेसिक नेचर क्या है और किस प्रकार के लाइट पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना असर दिखाता है, अपना इफेक्ट शो करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक मैं यहां पर डील करूंगा। जैसे लाइट, सभी बच्चे जानते हैं लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है? इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर? अब ट्रांसवर्स वेव है तो इट मीन्स इट प्रोपेगेट। मान लीजिए कि ये अगर के कोई ये बल्ब होता या कोई कैंडल होता तो इससे जो रोशनी निकलती, या मान लीजिए कोई कैंडल ही होता तो इससे कोई भी अगर रोशनी निकलती तो उससे निकलने वाली रोशनी, उससे निकलने वाली लाइट वो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती। मतलब इट विल प्रोपेगेट लाइक दिस। ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। अब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब ये डायरेक्शन ऑफ, अगर प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन ये है इसका, यानी ऐसे ऐसे वेव आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो है वेव पार्टिकल का वाइब्रेटिंग डायरेक्शन है। जैसे कहीं भी अगर वेव पार्टिकल चाहे यहां भी अगर वाइब्रेट कर रहा है तो ये अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। यानी अगर आप देखें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यूं और उस पर ये। तो व्हाट इज द एंगल दैट इज टू बी मेड बिटवीन दिस टू? दैट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। यानी कि आप ये देखिए कि अगर ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है तो यहां पे 90 डिग्री क्रिएशन हो रहा है। तो यानी ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव। ये आपका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इसके बीच में 90 डिग्री है। ये ट्रांसवर्स वेव का नेचर है। अब कोई जरूरी नहीं है कि लाइट ऐसे ही प्रोपेगेट कर रहा होगा। अगर लाइट यूं जा रहा है तो कोई लाइट यूं भी अपना वाइब्रेट कर रहा होगा, कोई यूं भी वाइब्रेट कर रहा होगा, कोई यूं भी वाइब्रेट कर रहा होगा। तो अगर आप देखें तो ऐसा, तो एक किसी सोर्स से जो जनरेट होती है लाइट,
the light produced from any source has its wave particle vibrated in all possible plane. इसका जो वेव पार्टिकल होगा वो ऑल पॉसिबल प्लेन में, कोई जरूरी नहीं है ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, जितना आप सोच सकते हैं वो सारे प्लेन ये वाइब्रेट कर सकता है। इस तरह की लाइट को, मतलब ये ऐसे जा रहा है, तो अभी तो मैंने इस वाले वेव को शो किया ना, ये वाला वेव, ये वाला वेव है। अगर मान लीजिए ये वाला वेव होता तो ये यहां से ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ता है कि नहीं? कोई ये वाला होता तो अब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ता है। तो सारा वेव, ये अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट, इसे हम अनपोलराइज्ड बोलते हैं। इसका कोई पोल फिक्सिटी नहीं है कि कैसे वाइब्रेट करेगा, मर्जी ऐसे, मर्जी ऐसे, मर्जी ऐसे, मतलब इट इज फ्री टू वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन। बट अगर मैं कोई पोलराइजर यूज करता हूं, जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गया, अगर मैं कोई पोलराइजर यूज करता हूं तो इफ वी आर यूज द पोलराइजर, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट जनरेट हुआ, अब ये लाइट तो भाई फ्री टू वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन। अगर मैं इस लाइट को किसी पोलराइजर से पास करूं, पोलराइजर, इसमें एक ये है पोलराइजर, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। और ये है सोर्स। अब ये देखिए, अब पोलराइजर कैसे होता है कि जरा सा मैं आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट देता हूं। जैसे ब्लेड देखिएगा ना, ब्लेड, तो ब्लेड में इसमें बीच में ऐसे 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 कटा हुआ पार्ट होता है। अब मैं ये मार्कर ही इसके अंदर से गुजारना चाहूं तो ऐसे जाएगा तो रुक जाएगा, ऐसे जाएगा भी रुक जाएगा, ऐसे जाएगा तो भी रुक जाएगा। कब ये पार होगा? जब वो उसी के प्लेन से होगा तो ये पार कर जाएगा। सेम मैनर यहां पे भी जो होगा, इसका प्रोजेक्शन जाएगा ऐसे, यहीं पर रुक गया, ये वाला प्रोजेक्शन जाएगा, ये भी यहीं रुक जाएगा, ये प्रोजेक्शन वहीं रुक जाएगा। केवल कौन पार होगा? द वेव पार्टिकल whose particle vibrate in the same plane as the plane of polarizer, यानी ये लाइट पास होगी। अब लाइट में तो अब ये जितनी भी वेव पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एक प्लेन में अब वाइब्रेट करेंगे। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो एक और पोलराइजर ले सकते हैं और इस पोलराइजर को आप अब देखिए, इस पोलराइजर को थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए कि चेंज कर देते हैं इसकी डायरेक्शंस को। अब ये देखिए, तो अब क्या ये इसको एनालाइजर कहेंगे आप। तो क्या ये लाइट इसको पार करेगा? नो लाइट, नो लाइट, कोई लाइट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए ये एनालाइजर का प्लेन है और ये पोलराइजर का है, तो अगर दोनों सेम प्लेन में है तो ये लाइट, मान लीजिए बीच में प्लेन पोलराइज लाइट है, इससे ये लाइट निकला, ये दोनों है। अगर ये ऐसे है तो ये जाकर रुक जाएगा। कब ये पास होगा? एकदम सेम प्लेन हो। व्हेन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज सेम, देन ओनली द प्लेन पोलराइजेड पास। देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट तो थोड़ा बहुत हमेशा पास हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेन पोलराइज, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स है, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड
लाइट। ये क्या होता है? अब देखिए दोनों डेफिनेशंस मैं आपके सामने यहां पुट अप करता हूं कि इसमें तो ऐसे देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट, दोज लाइट which contain the wave particle vibrate, free to vibrate in all plane। ये सभी प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए फ्री होता है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? द लाइट विच कंटेन द लाइट विच कंटेन द वेव पार्टिकल्स which are restricted to vibrate in a single plane। माने इसमें लाइट एकदम सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए फिक्स होता है। ये जो होता है कार्नेलाइट क्रिस्टल होता है। ये जो है कार्नेलाइट क्रिस्टल होता है, या कनाडा ब्लॉक का भी होता है, या निकोल प्रिज्म भी होता है, KCl MgCl2 6SCl 6s2। ये कार्नेलाइट का क्रिस्टल होता है, कार्नेलाइट क्रिस्टल पोलराइजर के रूप में यूज करते हैं। अब ये देखिए, अब इस लाइट का यूज नहीं करेंगे, इस लाइट का फर्दर यूटिलाइजेशन करेंगे और उसी से हम किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल बिहेवियर को चेक करेंगे। देखिए, अब मान लिया जाए कि एक हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का सोर्स लेते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। लाइट, अब ये देखिए, अगर कोई मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ग्लूकोज ही है, ये आपका, इसमें मैंने ग्लूकोज को डब कर लिया, भर दिया। अब देखिए, कोई भी कंपाउंड भर सकते हैं। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इफ इट अलाउ टू पास थ्रू दिस एंड इट रिमेन्स अनचेंज, अगर ये अनचेंज रहते हैं, जैसे थे वैसे हैं, मतलब प्लेन पोलराइज्ड remains unchanged। तो अगर रिमेन्स अनचेंज रहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि इस कंपाउंड में लाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या यूं कहें कि दिस कंपाउंड विल नॉट शो एनी इफेक्ट ओवर द लाइट। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं। क्या होता है कि कभी कभी
ये जो लाइट इससे गुजरने के बाद ये थीटा एंगल पे चेंज हो जाता है ऐसे। अब ये देखिए, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था मेरी लाइट को ऐसे, लेकिन इट विल नाउ गेट चेंज, इट गेट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट है थीटा पे रोटेट कर गया, दैट इज राइट रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ऐसा होता है तो इस कंपाउंड को, पहला केस तो था कि अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन सेकंड केस है कि अगर ये राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, जैसे मान लो मैं ऐसे 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 घूम रहे हैं और कोई आए तो मैं ऐसे मारूंगा तो वो भी मेरे डायरेक्शन, टेंजेंटली डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। तो जब वो उस पर मेरा लाइट का ओरिएंटेशन है, यानी इंटरनली अगर पार्टिकल में कुछ नेट स्पिन है तो ये अपने से गुजरने वाली लाइट पे भी अपना असर दिखाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो क्या है, तब इसे हम प्लस या डी रोटेशन या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, यानी अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर मान लीजिए कि ये राइट रोटेशन ना करके लेफ्ट रोटेशन करे तो ये भी तो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि थर्ड केस लेते हैं कि ये कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट कर दे, लेफ्ट, यानी ये यूं रोटेट कर दे, और उस केस में अगर हम देखें तो ये आपका इस डायरेक्शन में थीटा डिग्री पे ये रिवॉल्व करेगा। तो ये देखिए ये लेफ्ट रोटेशन है, या एंटी क्लॉकवाइज। और तब इसे हम लोग ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि लाइट को ये भी रोटेट कर रहा है, और तब हम इसे क्या कहेंगे? लिवो रोटेटरी कंपाउंड, लिवो रोटेटरी कंपाउंड, यानी एल या प्लस रोटेशन, ये स्थिति बनती है। तो हमने क्या देखा? ये भी देखिए ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दो चीजें होंगी, कंपाउंड या तो लाइट पे अपना असर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर इट अफेक्ट द लाइट विच इज अलाउड टू पास थ्रू इट, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, एंड इफ इट नॉट शो एनी इफेक्ट ओवर द लाइट विच इज पासिंग थ्रू इट, देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर? तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो फिर से दो बात हो गई। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो या तो राइट डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को। अनपोलराइज लाइट पे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो तो हमेशा चारों तरफ है, थोड़ा सा घुमा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लेन में है, अब थोड़ा भी रोटेट कर रहे हैं तो आपका एंगल जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो इस एंगल से हम राइट में घूमे तो डी टाइप हो गए, प्लस हो गए। अगर आप लेफ्ट में घूले तो एल टाइप हो गए, लिवो रोटेटरी हो गए, माइनस हो गया। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हाउ वी नो, हमें कैसे पता चलेगा किसी कंपाउंड को देख के कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? इस पे हम लोग बात करेंगे। कंडीशन फॉर
ऑप्टिकल एक्टिविटी इन केमिकल कंपाउंड। देखिए, कंडीशन टू हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, द कंपाउंड मस्ट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन। अब आप कहेंगे नया शब्द कायरल कार्बन क्या है? तो कायरल कार्बन का मतलब होता है, कायरल कार्बन अ कार्बन with its all valency or 4 valency satisfied with 4 different chemical species। आप देखिए, माने किसी भी कार्बन का अगर चारों केमिकल, जैसे मान लीजिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अब चारों वैलेंसी अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए ये ए है, बी है, ये एक से और ये वाई है, और चारों डिफरेंट हो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू एक्स, इज नॉट इक्वल टू वाई, ये सब अलग अलग हो, देन इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तब इसे आप एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं। अब देखने की बात है कि ए बी एक्स वाई मे बी द आइसोटोप, मे बी द आइसोटोप, ये आइसोटोप भी हो सकते हैं। एलिमेंट सेम हो, मास भी चेंज करेगा तो चेंज कर जाता है, तो ये आइसोटोप होते हैं। तो अब इस चीज को हमको देखना होगा कि जैसे जरा सा हम देखते हैं, सबसे हम केवल अभी जो पर्सपेक्टिव लेंगे वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे छोटा वाला था CH2OH, सॉरी CHO, ग्लिसरॉल्डिहाइड, OH, OH और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब ये देखिए, इस कार्बन में अगर आप देखते हैं तो ये ऐसे है, इसकी चारों वैलेंसी क्या 4 अलग अलग चीजों से है? अगर हम देखें तो ये ऐसे है। तो क्या ये इस कार्बन में देखिए, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये कायरल नहीं है, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अच्छा, इसकी दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड होती है, ये भी कायरल नहीं है। लेकिन अगर इसको देखें तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 ऑल डिफरेंट, सो इट इज कॉल्ड कायरल। एंड इफ इट इज कायरल, मतलब अगर ये एसिमेट्रिक है कार्बन या कायरल कार्बन, तो आप एक बात याद रखिएगा, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव।
ऑप्टिकली ये अब इससे अगर लाइट को पास किया जाए तो ये लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, छोड़ेगा नहीं, ये रोटेट करेगा। ये क्लियर है। अब ये डिसाइड करना होगा कि किधर रोटेट करेगा, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन में, इसको देखना है। जैसे अब मुझे देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ऐसे ठीक है, इधर देखिए, यहां पे एक्सेस क्रिएट किया, यहां टिल्ट हो गया, तो चाहे इससे नीचे का पोर्शन मेरा भारी है, इससे ऊपर का पोर्शन मेरा क्या है, हल्का है, लेकिन क्या मैं रोटेट करूंगा, नहीं करूंगा। कब करूंगा, जब मान लीजिए कि इधर एक बाल्टी ले लूं पानी से भरा हुआ और इधर एक ग्लास ले लूं, तो ये थोड़ा झुक जाएगा। तो एक्सिस पे कितने बड़े मॉलिक्यूल लगे हुए हैं दैट नॉट मैटर, आपको लेफ्ट और राइट को देखना है। अब राइट और लेफ्ट में आपको यह डिसाइड करना है कि कौन भारी है। जो अटैच है कार्बन से, पहले पहला एटम, वो अगर सेम हुआ तो दूसरा, वो अगर सेम हुआ तीसरा। सीप रूल यहां पे लगता है, सीप रूल, कान इन गोल्ड परलोक मेथड लगता है, रूल है। उसको हम लोग जो ऑर्गेनिक खासकर केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस के समय और आइसोमरिज्म में खासकर उसको हम चेक करेंगे, आइसोमरिज्म में। लेकिन अभी तो बहुत अभी सिर्फ इतना देखिए कि एक्सिस पे क्या है उसको डिसाइड नहीं करना है। ये दोनों साइड को देखिएगा, राइट लेफ्ट, और जो चीज जैसे ये भारी होगा तो ऐसे घूमूंगा। अब ये देखिए, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस इज राइट रोटेशन एंड दिस इज लेफ्ट रोटेशन। तो इफ वी गो थ्रू लाइक दैट देन आई एम लीवर रोटेटरी, एंड इफ वी गो थ्रू लाइक दैट देन आई एम जेसेक्टर रोटेटरी। दिस इज प्लस रोटेशन एंड दिस इज माइनस रोटेशन। तो लिसन मी, हियर वी हैव टू पुट दिस, ये देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहां पे, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। तो विच वन इज हैवियर, ऑक्सीजन इज मोर हैवियर। तो इसका मतलब ये अब नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी दिस इज डी कंपाउंड, डी और प्लस रोटेशन, ये डी या प्लस रोटेशन है। जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। और भी देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेता हूं, मतलब हाइपोथेटिकल क्या, नॉन कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, CH3 OH Cl या C2H5 और इधर H, ये लेते हैं। अब इसमें देखिए कि अब ये तो मतलब हम ये चारों, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि ये डिफरेंट है या नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये हैवी है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो कैसा घूम रहा है, राइट। तो दिस इज डी कंपाउंड। अब इसका एल कैसे डेवलप करेंगे हम, मिरर इमेज। देखिए ये देखिए, इसका यो है, इसका ठीक एक आईना रखिए लाइक दिस। जैसे मैं ये हाथ ऐसे अगर यहां पे रखता हूं तो इसका ये मिरर इमेज क्या होगा, ये हो जाएगा सीधे। जो मेरी ये लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर इधर पहले आएगी, समझ रहे हैं मेरी बात, और ये थंब है ये मेरा बाद में आएगा। तो इसका अगर मिरर इमेज अगर मुझे क्रिएट करना होगा तो कैसे होगा, जरा देखिए मिरर इमेज कैसे क्रिएट करेंगे हम। सी रखेंगे, ये तो कायरल रहेगा, एक्सियल विल नॉट चेंज, CH3 C2H5। अब ये देखिए ये OH इधर आ जाएगा और ये H इधर चला जाएगा। अब कौन भारी होगा, दिस विल हैवियर। नाउ दिस विल गो इनटू दैट डायरेक्शन और दिस इन अपर डायरेक्शन। अब ये देखिए ये D था, ये L रोटेशन होगा, यानी ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। ठीक, तो इस तरह से हम डिसाइड कर जाएंगे कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, पहली बात।
और ऑप्टिकली है तो किसी खास सेंटर से, जैसे कोई जरूरी नहीं ना, आप कहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है सर कि एक ही कंपाउंड में कितने भी कायरल कार्बन हो सकते हैं, तो हर कार्बन के अलोंग अलग अलग रोटेशन जारी करेगा, जैसा हम उसे भी देखते हैं। जैसे मैं ग्लूकोज लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, तो अभी अभी हमने सीखा कि जो ऑप्टिकल यहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ रहा है, एक डी हो रहा है एंड एल, ये मिरर इमेज होते हैं। इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब जैसे ग्लूकोज होता है CHO, C C C C C CH2OH। अब देखिए OH H OH H H OH OH और ये H। अब ये देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब 6 कार्बन है यहां पे। अब 6 कार्बन में ये क्या ऑप्टिकल, ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक है? नहीं, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन है? नहीं है, लेकिन ये है, क्योंकि एक तरफ ये और एक तरफ में ये पूरा, इसलिए ये कार्बन कायरल है। सिमिलरली जब C4 की बात करेंगे, एक तरफ OH हो जाएगा, एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ ये पूरा हो जाएगा और एक तरफ ये पूरा, यानी ये भी एक कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन। यानी नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज 4, इसे हम N कहेंगे। अगर ये टर्मिनल अलग अलग हो तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर ग्लूकोज, तो 2n यानी 2 की पावर 4 यानी 16 स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर दिस, जिसमें से 8 डी स्ट्रक्चर होंगे या प्लस स्ट्रक्चर होंगे और 8 एल या माइनस स्ट्रक्चर होंगे। ये ग्लूकोज की स्थिति है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं फ्रुक्टोज में कितने कायरल कार्बन है, तो देख लीजिए कितने हैं। देखिए तो फ्रुक्टोज में अगर हम देखें तो फ्रुक्टोज में अगर हम कायरल कार्बन की बात करें तो फ्रुक्टोज में CH2OH C C C C C CH2 OH, OH H OH H H OH डबल बॉन्ड। तो देखो बेटा जी, क्या ये कायरल है? 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं आपको बता दूं कि 1 2 एंड 6 ये कायरल नहीं है, आर नॉन, यानी दीज आर नॉट सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, लेकिन 3 4 एंड 5 आर कायरल या एसिमेट्रिक
ये असिमेट्रिक कार्बन, यानी टू, ये देखिए यहां पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बोलिए, 2 की पावर n, n का वो है 1 2 और ये 3 कायरल कार्बन, n इक्वल टू 3, तो 3 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8 ऑप्टिकल है। अब इसमें से क्लियर है, 4 आपका D होगा और 4 क्या होगा L। इस प्रकार से जी आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड्स है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो एक और चीज हमको देखना है कि कार्बोहाइड्रेट में जो डिवीजन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को हम इस आधार पे भी डिवाइड करते हैं, is also divided into 2 family, 2 फैमिली, 2 फैमिली में कार्बोहाइड्रेट डिवाइड होता है। इसका एक फैमिली होता है डी फैमिली एंड एक होता है एल फैमिली। अब एक बात दिमाग में आपने रखना है बेटा कि जो डी फैमिली है, डी ग्रुप है या फैमिली है या एल फैमिली या ग्रुप है, इसका कभी भी ये मीनिंग नहीं है कि ये डेसेक्टर रोटेटरी है, ये लिवर रोटेटरी है। डी और एल स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन of OH group on the right side of last chiral carbon. Chiral carbon. यानी लास्ट कायरल कार्बन के अगर राइट साइड में, जैसे मेरे को देखिए CHO है, C है, C है, C है, C है, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये OH है, ये H है, OH है, ये H है, H है, ये OH है, OH है और ये H है। अब देखो बेटा कि ये है लास्ट, ये है आपका लास्ट कायरल कार्बन। अब बताइए इसका जो OH है ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? राइट साइड, तो ये डी ग्लूकोज होगा। अब एक बात देखिए, अगर ये तो कायरल है ही नहीं, ये तो कायरल है ही नहीं, अच्छा अगर मैं इसको देखूं तो ये भारी है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। तो हम देखें कि डी जो है, डी वो 4 डिसेक्टर रोटेशन है और 1 लीवर रोटेशन, तो अल्टीमेट ये क्या हो गया, डी रोटेशन डोमिनेट कर रहा है। तो इसका नाम, ये पॉजिटिव भी है या डी भी है, तो इसका कुल नाम क्या हो गया, डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। और इसमें क्या होगा कि इट कंटेन लास्ट it contain OH group at on the left side of last chiral कार्बन, यानी लास्ट कायरल कार्बन के लेफ्ट साइड में रहता है। एक और बात बता देते हैं, जैसे फ्रुक्टोज का भी हम निकाल रहे थे ना,
CH2OH 2 3 4, थोड़ा सा जगह चाहिए, 1 2 3 4 5, अब मान लीजिए CH2OH। तो अब ये देखिए CH2OH डबल बॉन्ड, ये OH ये H, ये OH ये H, ये H और ये H। तो अब ये भी डी ग्रुप है, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट कायरल कार्बन, सेकेंड कायरल कार्बन, ये भी डी फ्रुक्टोज है। अब एक और बात, अब ये कंपाउंड को देख के कभी इसका ऑप्टिकल बिहेवियर नहीं चेक कर सकते कि इधर भारी है तो इधर हल्का है। अगर हाँ मोनोसेंट्रिक हो तो क्लियर है, लेकिन अगर पॉलीसेंट्रिक है तो भी अब तो मतलब नया कंसेप्ट आ गया, एब्सोल्यूट रोटेशन, यानी आर और एस टाइप। इसलिए अब तो ये यूज ही नहीं होता डी और एल मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। लेकिन ये क्लियर है कि आप ऑप्टिकल रोटेशन में ये देखिए, ये डी फ्रुक्टोज है, ये क्या है, डी फ्रुक्टोज है, लेकिन ये लीवो रोटेटरी होता है। अगर फ्रुक्टोज से लाइट को पास कीजिएगा तो राइट साइड में रोटेट करेगा, और ग्लूकोज से पास कीजिएगा तो फ्रुक्टोज से करेंगे तो लेफ्ट साइड में, और ग्लूकोज से करेंगे तो राइट साइड में रोटेट होगा। लेकिन दोनों डी, कैपिटल डी नोटेशन याद रखिएगा, कैपिटल डी रोटेशन जो है वो लास्ट कायरल कार्बन पे OH को राइट साइड में रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होता है वो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। तो अब ये डी फैमिली होगा कि एल फैमिली होगा ये डिसाइड कर लेंगे आप देख के, लेकिन कभी भी उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप उसको देख के, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो तो फिर ऑप्टिकल एनालिसिस पे ही जाएगा, उसके कंपाउंड से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करके ही चेक किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बार बार रिवाइज करें। अब हम इसका विशेष अगला जो लेक्चर बनाएंगे, तो जाके लंबा हो गया ये लेक्चर, इसलिए अगला हम जो लेक्चर बनाएंगे उसमें ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा बीटा नोटेशन वगैरह वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, फिर भी कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए, क्वेश्चन बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेजें। थैंक यू।